इससे पहले की वीडियो में हमने प्रयत्न क्या होता है उसके प्रकार क्या होते हैं पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में अभियंता प्रयत्न को डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी मेन टॉपिक है उसको समझेंगे। क्या जानेंगे कि अभियंता प्रयत्न किसे कहते हैं, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो अभियंता प्रयत्न है उसके प्रकार क्या हैं और उसमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभियंता प्रयत्न, सबसे पहले जो लोग वीडियो नहीं देखे हमको मैं बता दूं, प्रयत्न प्रयत्न मीन्स होता है कोशिश। क्या होता है प्रयत्न, प्रयत्न का मतलब जो है शाब्दिक अर्थ या सरल भाषा में अर्थ होता है कोशिश। तो वर्णों को वर्णों को बोलने में जो कोशिश की जाती है उसी को हम संस्कृत भाषा में प्रयत्न बोलते हैं। हिंदी में भी बोलते हैं, संस्कृत में भी बोलते हैं, लेकिन प्रयत्न का मेन अर्थ यही है कि कोशिश करना। जैसे कोई वर्ड हम बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं, चाहे क बोल रहे हैं, चाहे इया बोल रहे हैं, चाहे त बोल रहे हैं, चाहे तीनों स ह कुछ भी बोल रहे हैं, छत्र गया, तो हमको बोलने में जो वर्णों को बोलने में जो चेष्टा करनी पड़ती है, जो कोशिश करनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न के दो प्रकार हैं, संस्कृत में प्रयत्न के दो प्रकार हैं, एक अभियंता प्रयत्न और एक क्या है बाह्य प्रयत्न। एक है हमारा अभियंता प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अब इसमें हमें आज क्या पढ़ेंगे, अभियंता प्रयत्न। तो प्रयत्न आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वर्णों को बोलने में जो चेष्टा की जाती है, जो कोशिश की जाती है वर्णों को बोलने में, वही चीज जो है प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न के दो प्रकार है, अभियंता प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो अभियंता प्रयत्न क्या होता है, अभियंता इसके शब्द है, इसके हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। अभियंता मतलब मुख के अंदर या भीतर, अभियंता मतलब अंदर या भीतर। तो मुख के भीतर जो हमारा जीभ है, दांत है और कंठ है, नाक है, जब हम वर्णों को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं स्पर्श करता है। अब जैसे क बोलते हैं तो कंठ से होता है, क बोले तो हमारा दांत लगता है, ऐसे ही ट बोलते हैं तो मूर्धा जो है स्पर्श होता है। तो मुख के जो जो भाग स्पर्श करते हैं अंदर वर्णों को बोलने के लिए, तो वही हमारा क्या होता है अभियंता प्रयत्न। तो इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं कि मुख के अंदर, किसके मुख के अंदर वर्णों को बोलने के लिए, कोई भी वर्ण है उसको जब हम बोलने के लिए जो कोशिश करते हैं, जो चेष्टा या कोशिश भी कह सकते हैं, कोशिश या चेष्टा करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं अभियंता प्रयत्न। क्या बोलते हैं अभियंता प्रयत्न। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। जैसा कि शब्द के अभियंता प्रयत्न, इस शब्द को ही देख के महसूस हो जा रहा है या पता चल जा रहा है कि अभियंता का मतलब मुख के अंदर वर्णों को बोलने के लिए जो चेष्टा की जाती है, जो कोशिश की जाती है, वही हमारा अभियंता प्रयत्न कहलाता है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि अभियंता प्रयत्न किसे कहते हैं, मुख के अंदर वर्णों के उच्चारण के लिए जो हम चेष्टा करते हैं, जो कोशिश करते हैं, उसी को हम अभियंता प्रयत्न कहते हैं। अब जानते हैं कि अभियंता प्रयत्न के प्रकार। तो अभियंता प्रयत्न के हमारे कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार है। कितने, 5 प्रकार। आगे क्या जानते हैं कि अभियंता प्रयत्न के प्रकार। यहाँ पे किसका बताया जा रहा है, सिर्फ अभियंता के। अभियंता के 5 और बाह्य के कितने बताएंगे पिछली वीडियो में 11। तो अभियंता प्रयत्न के कितने हैं, 5। कौन कौन सा है ये भी जान लेते हैं। एक है हमारा स्पष्ट, क्या है स्पष्ट प्रयत्न। दूसरा है हमारा ईसत स्पष्ट। तीसरा है हमारा ईसत विवृत स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, दूसरा तीसरा ईसत विवृत। अब है हमारा विवृत और समृद्ध। विवृत और समृद्ध इधर एक साथ इसलिए कर दी ताकि ये दोनों क्या है स्वरों के उच्चारण है, स्वर वर्ण है, उसके अभियंतर प्रयत्न है। और ये ईसत स्पष्ट, ईसत विवृत और स्पष्ट, ये जो तीनों है इसके हैं व्यंजन वर्ण के अभियंतर प्रयत्न है। तो हमसे जब भी स्वरों का अभियंतर प्रश्न पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, विवृत और समृद्ध। ये जो दोनों है किसके हैं, स्वरों के, स्वरों के अभियंतर प्रयत्न है। लेकिन ये जो हमारा स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ये तीनों है, ये किसके हैं व्यंजन वर्ण के, व्यंजन वर्ण के अभियंतर प्रयत्न। ये आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने ऐसे विवृत और समृद्ध को एक साथ इसलिए लिख दिया ताकि आसानी से हमें याद हो जाए। और स्पष्ट, ईसत स्पष्ट और ईसत विवृत जो है ये तीनों हमारे व्यंजन वर्णों के अभियंतर प्रयत्न है। तो अभियंतर प्रयत्न के कितने प्रकार हैं, 5 हैं। पहला है स्पष्ट, पहला कौन सा है स्पष्ट है, दूसरा ईसत स्पष्ट, तीसरा ईसत विवृत, चौथा विवृत, पांचवा हमारा है समृद्ध। स्पष्ट में क्या होता है, क से म तक
तो जितने भी अ ई उ री री ए ओ आई औ ये जो 9 स्वर है हमारे संस्कृत में, वो सब उन सबों का अभियांतर प्रयत्न किसमें आएगा? विव्रत में। अब समृत में क्या आता है? हिस्व अ। हिस्व अ जो है वो प्रयोग के आधार पे, उसका प्रयोग के आधार पे जो उच्चारण अवस्था आती है उसको हम समृत में मानते हैं। तो समृत में छोटा ह या हिस्व अ आता है और विव्रत में पूरा जितने भी सभी स्वर वर्ण है सभी आते हैं। लेकिन अ जो है हिस्व अ विव्रत में भी गिना जाएगा और समृत में भी गिना जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जितने भी स्वर वर्ण है वो विव्रत में अभियांतर प्रयत्न है, उनका अभियांतर प्रयत्न क्या है? विव्रत है। लेकिन जो अ है छोटा अ उसका तो अभियांतर प्रयत्न है विव्रत और समृत। वैसे तो छोटा अ का जो अभियांतर प्रयत्न है वो विव्रत में ही माना जाता है, लेकिन समृत में उसको कब माना जाएगा? प्रयोग की अवस्था के अनुसार, मतलब उसका उच्चारण का प्रयोग किस तरह से हो रहा है, किस प्रक्रिया द्वारा हो रहा है, यदि नियम कानून के अनुसार हो रहा है तब पुनः हम समृत में उसका अभियांतर प्रयत्न मानते हैं। अब यहाँ पे स्पष्ट, ईसत स्पष्ट और ईसत विव्रत, ये तीनों हमारे जो है किसमें आते हैं? व्यंजन वर्णों के अभियांतर प्रयत्न में। किसके हैं? अब व्यंजन वर्णों के, जितने भी हमारे व्यंजन वर्ण हैं क से म तक तीनों स और यड़ जो य व र ल है, ये तीनों हमारे अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण, ये जो तीनों व्यंजन वर्ण है या 33 जो हमारे व्यंजन वर्ण है उसका जो अभियांतर प्रयत्न क्या है? 3 है। कौन कौन से? स्पष्ट, ईसत स्पष्ट और ईसत विव्रत। ये बात इतनी आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। स्पष्ट व्यंजन में स्पष्ट अभियांतर प्रयत्न में क्या ध्यान रखना है, ईसत स्पष्ट में क्या ध्यान रखना है और ईसत विव्रत में, अविव्रत और समृत में। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभियांतर प्रयत्न के अंदर की जाने वाली चेष्टा या कोशिश अभियांतर प्रयत्न कहलाता है। अभियांतर प्रयत्न के 5 प्रकार हैं: स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ईसत विव्रत, विव्रत और समृत। स्पष्ट और ईसत विव्रत, ये तीनों जो है व्यंजन वर्णों के जो है अभियांतर प्रयत्न है। विव्रत और समृत जो है हमारा स्वरों के अभियांतर प्रयत्न है। चलिए अब जानते हैं आगे डिटेल से क्या स्पष्ट अभियांतर प्रयत्न में क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन सी बातें हमें जो है में याद रखनी है। पहला है हमारा स्पष्ट अभियांतर। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे स्पष्ट अभियांतर प्रयत्न। इसके बारे में हमें क्या ध्यान रखना है? इसका जो है स्पष्टम प्रयत्नम, स्पष्ट अभियांतर प्रयत्न में क्या ध्यान देना है? स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। यदि आपसे स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम पूछा जाए तो ये भी हमारा किससे संबंधित है? स्पष्ट अभियांतर प्रयत्न से। इसका मतलब क्या है? स्पर्श में छुआ जाए, स्पर्श जैसे होता है स्पर्श छूना, तो स्पर्श जो हमारा नाक है, जीभ है, दांत है और कंठ है, जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है, कंठ को, दांत को, ओठ को, जो भी हमारे मुख के अंदर के भाग है उनको जब स्पर्श करती है या छूती है तो उसका जो अभियांतर प्रयत्न किसमें जाता है? स्पष्ट अभियांतर प्रयत्न में। ये तो इसका जो है संस्कृत में स्पष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम, यानी जो स्पर्श व्यंजन है क से म तक, उनका जो है प्रयत्न कौन सा है? स्पष्ट प्रयत्न है, स्पष्ट अभियांतर प्रयत्न है। अब इसमें क्या है? स्पष्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है? छूना या स्पर्श करना। आप लोग सुने होंगे कि चरण स्पर्श, चरण स्पर्श मतलब चरण को छूना। तो ऐसे ही स्पष्ट क्या है? जैसे हम जब हमारी हमारी जो जीभ है या जो हमारी जीवा है, जब वर्ड को बोलते हैं तो जो कंठ को और दंत, ओष्ठ और क्या है? मूर्धा। जब हमारी जीभ, कंठ, दंत, ओष्ठ, मूर्धा इन सबों के साथ स्पर्श करके यानी छू के वर्णों का उच्चारण किया जाता है। वर्णों के उच्चारण करने में जो चेष्टा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पष्ट अभियांतर प्रयत्न कहते हैं। उसे हम स्पष्ट अभियांतर प्रयत्न कहते हैं। तो क्या हो गया? स्पष्ट अभियांतर प्रयत्न, स्पष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम। स्पष्ट मींस क्या होता है? छूना या स्पर्श करना। जो हमारे मुख का अंदर भाग है, नाक है, जीभ है, दांत है, कंठ है, इसको क्या है कहीं ना कहीं वो वर्ड छूता है या स्पर्श करता है और उस समय जो कोशिश की जाती है बोलने के लिए वर्ड को, वही हमारा स्पष्ट
अभियांत्रिक प्रयत्न के अंतर्गत आता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें हमारे इसमें क से लेकर म तक, इससे क से लेकर म तक वर्ण आते हैं। ठीक है, स्पष्टम अभियांत्रिक प्रयत्न में क्या याद रखना है कि इसमें जो हमारा वर्ण है कौन कौन सा आएगा? क से लेकर म तक, क ख ग घ अ च छ ज ज इ ट ठ ड ण क ख ग घ न प फ ब भ म। ये जो हमारे 25 वर्ण है, 25 वर्ण, इसको हम उदित वर्ण भी बोलते हैं, स्पर्श वर्ण भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? स्पष्ट। ये क्या है हमारा? किसका हो गया? स्पष्ट अभियांत्रिक प्रयत्न हो गया। अब हम जानते हैं अगला क्या है हमारा? ईसत स्पष्ट व्यंजन। कितना समझ में आ गया स्पष्ट अभियांत्रिक प्रयत्न? जो हमारी जीवा है, कंठ, दांत, दांत और ओष्ठ को और छूते हुए जो वर्ण बोले जाते हैं उस समय जो प्रयास किया जाता है उसको हम स्पष्ट अभियांत्रिक प्रयत्न बोलते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? क से लेकर म तक जितने भी हमारे 25 वर्ण है वो किसमें आते हैं? स्पष्ट अभियांत्रिक प्रयत्न में आते हैं। अब दूसरा है हमारा ईसत स्पष्ट व्यंजन, अरे अभियांत्रिक प्रयत्न। ईसत स्पष्ट, अभी क्या था? स्पष्ट था, अब क्या है? ईसत स्पष्ट अभियांत्रिक प्रयत्न। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? ये जो ईसत है इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा। क्या होता है? ईसत मतलब क्या होता है? थोड़ा। स्पष्ट मीन्स क्या होता है? सुनना। अभियांत्रिक प्रयत्न यानी अभियांत्रिक प्रयत्न कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी जो जीभ है वर्णों को बोलते समय जब थोड़ा छूती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ईसत स्पष्ट बोलते हैं। जब हमारी जीभ वर्णों को बोलने के लिए तो थोड़ा स्पर्श करके चेष्टा करती है, जब हमारी जीभ वर्णों को बोलने के लिए थोड़ा स्पर्श करके जो चेष्टा करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ईसत स्पष्ट अभियांत्रिक प्रयत्न प्रयत्न कहते हैं। मतलब कि जो हमारी ईसत मीन्स क्या होता है? थोड़ा। जैसे हम जब बोलते हैं तो थोड़ा सा स्पर्श करती है, जैसे ये तो हम क्या, हमारा जो मुंह है उसमें क्या प्रक्रिया हुई अच्छे से नहीं समझ पाते क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा छू रही है। यह बोले फिर वह बोले तो थोड़ा सा होगा, फिर र भी बोले तो क्या थोड़ा सा टच हुआ मूर्धा में हमारा, ल बोले तो क्या हुआ? दंत में थोड़ा सा लगा है। इस प्रकार थोड़ा सा लगना है, जो जो थोड़ा सा छुआता है हमारे अंदर का मुंह का भाग, थोड़ा सा दांत छुआएगा, थोड़ा सा जो है कंठ छुआएगा, थोड़ा सा मूर्धा छुआएगा, तो वो क्या हमारा हो जाएगा? ईसत स्पष्ट अभियांत्रिक प्रयत्न होगा। इसको हम और क्या बोलते हैं? ईसत स्पष्टम अंतः स्थानाम, ईसत स्पष्टम अंतः स्थानाम। हम ईसत स्पष्ट को और क्या बोलते हैं? ईसत स्पष्टम अंतः स्थानाम। मतलब ईसत स्पष्ट में जो है हमारा अंतः स्थानाम, जो अंतः स्थित वर्ण है वो किसमें आएंगे? ईसत स्पष्ट वर्ण में आएंगे। तो ये हमारा जो है ईसत स्पष्ट को ईसत स्पष्टम अंतः स्थानाम भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें हमारे चारों य, प, ड, ज, ये क्या है? हमारे अंतस्थ वर्ण है। संस्कृत में य वाला को क्या बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। य वाला अंतस्थ वर्ण आते हैं। ईसत स्पष्ट का मतलब क्या होता है? थोड़ा छूना। और इसमें जो है हमारा ईसत स्पष्टम अंतः स्थानाम भी बोल सकते हैं। और इसमें जो हमारी जीभ है वो थोड़ा थोड़ा जो मुख के अंदर के भाग है उसको थोड़ा थोड़ा स्पर्श करती है, इसलिए इसको ईसत स्पष्ट अभियांत्रिक प्रयत्न भी बोलते हैं। इसमें जो हमारे चार वर्ण आते हैं, जो संस्कृत में हमारे अंतस्थ वर्ण है या यड़ प्रत्याहार है, इसको जो हम लोग इसमें हमारे यड़ प्रत्याहार भी बोल सकते हैं।
जो है ईसत स्पष्ट को हम रियल प्रत्याहार भी कह सकते हैं, इसमें ये वाला अंतस्थ वर्ण ये जो चारों वर्ण है वो आते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को समझ में आता होगा कि ईसत स्पष्ट थोड़ा छूना, जब हमारी जीभ मुख के जितने भी अंदर के भाग हैं, नाक है, जीभ है, कंठ है, मूर्धा है, उसको जब थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके वर्णों को हम बोलते हैं, जैसे ये वाला, तो हमारा क्या करेगा, अब जैसे ये बोले तो ये जो है थोड़ा सा जो है तालू में लगेगा, वह बोलेंगे तो क्या होगा, दंत में थोड़ा सा लगेगा, र बोलेंगे तो मूर्धा में जो है थोड़ा सा छुआएगा, इसी प्रकार ल बोलेंगे तो क्या हो गया, वो हमारा थोड़ा थोड़ा छुआएगा, तो वो क्या हो गया, हमारा ईसत स्पष्ट हो गया। ईसत स्पष्ट में कितने वर्ण आते हैं, 4 वर्ण आते हैं, कौन कौन सा आता है, अंतस्थ वर्ण जो है हमारे वही ईसत स्पष्ट में आते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि ईसत विवृत, तो स्पष्ट स्पष्ट और ईसत स्पष्ट, स्पष्ट तो हम पढ़े ही हैं, अब उसमें जोड़ देंगे ईसत स्पष्ट और फिर इसके बाद जोड़ देंगे ईसत विवृत। लोगों को क्या याद करने में परेशानी होगी, तो पहले स्पष्ट याद कर लीजिए, फिर उसमें ईसत लगा दीजिए, तो दूसरा हमारा ईसत स्पष्ट हो जाएगा। फिर क्या है ईसत विवृत, फिर ईसत है ही है, ईसत का क्या है विवृत, और फिर अगर उसके बाद ईसत विवृत विवृत याद कर लीजिए, फिर विवृत के बाद समृत याद कर लीजिए, याद हो गया, स्पष्ट ईसत विवृत ईसत, मैं भी कंफ्यूजन में हो गई, मतलब स्पष्ट ईसत स्पष्ट ईसत विवृत विवृत समृत, ये जो हम याद रखेंगे तो ऊपर की जो तीनों है वो व्यंजन वर्ण के हमारे अव्यंतर प्रयत्न हो जाएंगे, और विवृत और समृत हमारा स्वर वर्णों का अव्यंतर प्रयत्न हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हम ईसत विवृत, ईसत विवृत में हमें क्या ध्यान रखना है कि ईसत का मतलब होता है थोड़ा, अभी क्या पढ़े हम, ईसत का मतलब क्या होता है थोड़ा, और विवृत का मतलब होता है खुला, जब ईसत वर्ण विवृत में क्या आ जाएगा, थोड़ा खुला होगा, मतलब हम ईसत विवृत में वो बढ़ाएंगे कि जब हम उनको बोलेंगे तो हमारा जो मुंह है थोड़ा सा खुलेगा। अब जैसे हमारा तीनों स है, स ह ह बोले थोड़ा सा खुला, अभी हम इसको जैसे आ पढ़े क ख ग, धीरे धीरे हमारा जो मुंह है इतना ही खुला है, अब इसी को हम प फ ब ऐसे मतलब हमारा मुंह क्या है ज्यादा खुला है, अब स्वर वाले वर्ड जो है थोड़ा सा खुला, आ पूरा मुंह खुला है, तो ये क्या है मुंह को थोड़ा खोलना पड़ता है। ईसत विवृत में क्या आता है कि जो वर्ड हम बोल रहे हैं, वर्णों को बोलने में हमारा मुंह क्या है थोड़ा सा खुलेगा, कितना खुलेगा, थोड़ा सा खुलेगा, तो इसलिए इसको इसके अंदर जो वर्ड आते हैं उसको क्या बोलते हैं ईसत वर्ण, यानी इन वर्णों को बोलने के लिए हमें कितना खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। तो ईसत विवृत में क्या हो जाएगा, जब हमें उच्चारण करते करते समय इसका उच्चारण वर्णों का उच्चारण, जब हमें, चलिए यहाँ लिख देती हूँ, जब वर्णों के उच्चारण, क्या बोलेंगे, जब वर्णों के उच्चारण में उच्चारण करने में थोड़ा सा मुंह खोलना पड़े, ईसत विवृत में, ईसत मीन्स थोड़ा, विवृत मीन्स खुला, तो जब वर्णों के उच्चारण करने में थोड़ा सा मुंह खोलना पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, ईसत विवृत अव्यंतर प्रयत्न, अब हम उसको क्या बोलते हैं, ईसत विवृत अव्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ये बात आप लोग समझ में आ गई कि ईसत मीन्स थोड़ा, विवृत मीन्स खोलना, तो ईसत विवृत थोड़ा, जब हम वर्णों का उच्चारण करते समय जो चेष्टा करते हैं और उसमें जो थोड़ा सा मुंह खोलते हैं उसको हम ईसत विवृत अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत मानते हैं। अब इसमें हमारे इसमें जो हमारे तीनों वर्ण हैं स स और ह, ये जो तीनों आएंगे, तीनों स ह, ये हमारे क्या कहलाएंगे, इसमें पुष्प वर्ण आएंगे, पुष्प वर्ण भी हमारे कितने हैं, 4 हैं, तीनों स और ह, तो ईसत विवृत में कौन कौन से वर्ण आएंगे, स ह, और इनको जब हम बोलते हैं तो हमारा जो मुंह है थोड़ा सा खुलेगा, बोल के देख लीजिए स ह, अब पूरा आ ऐसे करके नहीं खोलेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे सा हा, ऐसे नहीं बोलेंगे ह, थोड़ा थोड़ा खोलते हैं, इसके लिए ईसत विवृत में आ गया, तो तीनों स और ह का जो अव्यंतर प्रयत्न होगा क्या होगा, ईसत विवृत, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसको जो है ईसत विवृतम ऊष्मानाम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको भी ईसत विवृतम ऊष्मानाम, क्या बोलते हैं, ईसत विवृत ऊष्मानाम,
में जाएगा, ईसत विवृत अभियांतर प्रयत्न में जाएगा। शॉर्टकट में याद करने का तरीका है ईसत विवृत ऊष्माणाम, यानी ईसत विवृत में हमारे ऊष्म वर्ण आते हैं। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, ईसत विवृत, ईसत में थोड़ा, विवृत में खोलना पड़े, जिन वर्णों के खोलने के लिए हमें थोड़ा सा मुंह खोलने की चेष्टा करनी पड़े, तो वो हमारा किसमें जाता है, ईसत विवृत में जाता है। ईसत विवृत को ईसत विवृतम ऊष्माणाम भी कहते हैं, यानी ईसत विवृत ऊष्म वर्णों का अभियांतर प्रयत्न है। और उस ईसत विवृत में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तीनों स और ह, ये जो चार वर्ण है इसको हम सल प्रत्याहार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सल। सल प्रत्याहार में क्या है, हमारे तीनों स और ह, ये तीनों हमारे सल प्रत्याहार में आते हैं, यानी ईसत विवृत बराबर सल प्रत्याहार भी कह सकते हैं, या ईसत विवृत बराबर हम ऊष्म वर्ण भी बोल सकते हैं। अब जानते हैं कि विवृत, अब क्या जानेंगे, विवृत। विवृत मींस अभी हम क्या पढ़े हैं, खुला हुआ, क्या पढ़े हैं, खुला हुआ। तो यानी जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें मुंह पूरा खोलना पड़े, तो किसमें आएगा हमारा विवृत अभियांतर प्रयत्न। विवृत मींस क्या होता है, खुला हुआ, क्या होता है, खुला। तो जिन वर्णों को बोलने की चेष्टा जब हम करते हैं और उसमें हमारा जो मुंह है पूरा खुलता है, तो उसे हम किसके अंतर्गत मानते हैं, विवृत के अंतर्गत मानते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, जब हम वर्णों के उच्चारण करने में मुंह को खोलना पड़े, तो उसे, तो उस समय की जाने वाली चेष्टा क्या कहलाती है, विवृत अभियांतर प्रयत्न कहलाता है। विवृत मींस क्या होता है, खुला हुआ, यानी जिन वर्णों को बोलने के लिए या जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमें मुख को खोलना पड़े, तो उस समय जो प्रयास, जो कोशिश की जाती है, जो चेष्टा की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विवृत अभियांतर प्रयत्न। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ये विवृत है, विवृत में हमारे सभी स्वर वर्ण आते हैं। तो स्वर वर्णों का एक मतलब कह लीजिए कि जो विवृत अभियांतर प्रयत्न है उसमें जितने भी हमारे स्वर वर्ण है, अ ई उ री री ए ओ आई औ, जो 9 वर्ण हमारे हैं संस्कृत वर्णमाला में स्वर, वो किसमें आ जाएंगे, विवृत अभियांतर प्रयत्न में आएंगे। या छोटा अ बड़ा अ, इसको ये भी है, और ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री बड़ा री, ये सभी क्या है, हमारे विवृत में ही आएंगे। जितने भी हमारे संस्कृत में स्वर वर्ण है, जो 13 स्वर वर्ण है, वो किसमें आएंगे, हमारे विवृत में आएंगे। विवृत अभियांतर प्रयत्न सभी स्वर वर्ण आते हैं। और विवृत वर्ण को हम और क्या कहते हैं, विवृत, विवृत स्वराणाम, स्वराणाम, विवृत स्वराणाम, यानी विवृत जो है स्वरों का अभियांतर प्रयत्न है। तो विवृत अभियांतर प्रयत्न को विवृत स्वराणाम भी हम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विवृत स्वराणाम, यानी विवृत जो है अभियांतर प्रयत्न स्वरों का अभियांतर प्रयत्न है। इसमें जितने भी स्वर वर्ण है, या अच भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अच प्रत्यय, अच वर्ण भी हमारे आते हैं। अच वर्ण मतलब संस्कृत के जितने भी स्वर वर्ण है वो अच में गिने जाते हैं, इसलिए इसको अच वर्ण भी कह सकते हैं, या अच प्रत्याहार भी कह सकते हैं। विवृतम अभियांतर प्रयत्न अच अस्ति, या विवृतम स्वराणाम, यानी विवृत स्वरों का अभियांतर प्रयत्न है। तो ये विवृत का हमेशा याद रखना है कि किसका है, सिर्फ और सिर्फ स्वरों का अभियांतर प्रयत्न है। कौन, विवृत। विवृत के बारे में जब भी पूछा जाए, जैसे अ आ खुला हुआ, आएगी ना बात, आ बोले मुंह खुला, आ बोले और खुल गया, तो यानी छोटा है तो छोटा थोड़ा मुंह खुलेगा, और जब बड़ा आ बोलेंगे तो और मुंह खुल जाएगा। तो ये हमारा किसमें चला जाएगा, विवृत अभियांतर प्रयत्न। ई बोले थोड़ा सा बोले, बड़ी बोलेंगे तो थोड़ा और मुंह खुलेगा, ऊ बोले छोटा सा होगा, अभी जो ऊ बोलेंगे तो और जो है हमारा वो होता है। तो जो हमारा जितना भी स्वर वर्ण है, वो उसमें हमें मुंह को खोलना ही पड़ेगा, कहने का मतलब यही है। तो इसीलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, विवृत अभियांतर प्रयत्न के अंतर्गत रखा गया है। अब जानते हैं आखिरी में, विवृत में सभी स्वर वर्ण आएंगे, और से लेके हमारा जो भी ए आई ओ है वो भी आएगा। अब पढ़ते हैं समृद्ध। समृद्ध में क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारा अ है, कौन सा, ह्रस्व वाला, कौन सा, ह्रस्व। समृद्ध अभियांतर प्रयत्न, इसमें क्या
रहे हैं तो वो अ जो है ऐसे बंद हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हम आ से अ बोल रहे हैं तो हमारा मुंह का जो साइज है छोटा हो रहा है, बंद हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समृद्ध अभ्यंतर प्रयत्न। तो समृद्ध अभ्यंतर प्रयत्न क्या आता है हमारा अ, इसे हम विश्व अ भी बोलते हैं। इसका जो प्रयोग है कहाँ पे, अ जो है हमारा, अ हमारा विवृत में भी, इसमें जो अभ्यंतर प्रयत्न है विवृत भी है और समृद्ध भी। अब लोग कैसे बनाते हैं कि अ का जो है दो अभ्यंतर प्रयत्न, एक जो है हमारा विवृत में, विवृत में क्या सभी स्वर बोले तो सभी स्वरों में अ भी आएगा ही, तो एक अभ्यंतर प्रयत्न इसका विवृत हो गया। दूसरा कब होगा, समृद्ध, समृद्ध जो है इसका तब होगा, इस अ का समृद्ध अभ्यंतर प्रयत्न तब होगा जब उच्चारण के हिसाब से, किसके हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से प्रयोग अवस्था में, इसमें प्रयोग अवस्था में, प्रयोग अवस्था में मतलब क्या है कि किस तरह से उसका प्रयोग किया जा रहा है, इसका भी क्या है अलग अलग नियम है। तो अभी आप लोग इतना ही जानिए कि जो समृद्ध है उसका उच्चारण के हिसाब से प्रयोग अवस्था में जो है अ जो है तब इसमें उसका अभ्यंतर प्रयत्न तब क्या माना जाएगा, समृद्ध माना जाएगा। और प्रयोग अवस्था में यदि अ नहीं है तो किसमें माना जाएगा, विवृत नहीं माना जाएगा। तो समृद्ध अभ्यंतर प्रयत्न का मतलब क्या हुआ कि इन वर्णों को बोलने के लिए हमें थोड़ा मुंह बंद करना पड़ेगा। जब वर्ण के उच्चारण में या मुंह भी बोल सकते हैं, मुंह कम खोलना पड़े या ढकना पड़े भी कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समृद्ध। तो उसे हम समृद्ध अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। समृद्ध मतलब समझ लेना कि ढका हुआ, जैसे आ से हम जब अ बोल रहे हैं तो हमारा मुंह इतना खुला करके बंद होता है, तो ढक रहा है। कोई चीज है जैसे खाना ही है तो हम पूरा जैसे खोले हुए हैं, अब उसको हम ढक रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा करके ऊपर करके रखते हैं ना कि थोड़ा सा जो है ढका रहे, थोड़ा सा इसका जो भाप है वो निकल रहा है, खाना खराब ना हो, या फिर इसको जालीदार वाले से करते हैं। उसी तरह जब हम जो वर्ण होते हैं उसको बोलते समय पूरा मुंह खोलते हैं, आप कम करते हैं, तो उसी आधार पर इसका नाम पड़ गया है समृद्ध। तो आप लोगों को अभियंता प्रयत्न में क्या क्या बात याद रखनी है, अब ये जान लेते हैं। पांचों के प्रकार में जान गए, स्पष्ट यानी जिसमें हमारा स्पर्श वर्ण है वो हमारा स्पष्ट अभियंता प्रयत्न में जाएगा, और ईसत स्पष्ट जिसमें हमारा जो है थोड़ा सा जो है प्रयास है वो हमारा किसमें जाएगा, समृद्ध में जाएगा, ईसत स्पष्ट में जाएगा। अब इसको याद करना कैसे, ये भी देखिए। सबसे पहले हम याद करेंगे स्पष्ट, क्या याद करेंगे, स्पष्ट। अब हमें स्पष्ट याद है, अब इसमें क्या जोड़ देना है हमें, ईसत स्पष्ट, क्या जोड़ देना है, ईसत। ये याद नहीं होता है जल्दी, तो सबसे पहले हमें अभियंतर में क्या याद करना है, स्पष्ट। स्पष्ट जैसे स्पर्श वर्ण होते हैं उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा है स्पष्ट। स्पष्ट नाम किसके आधार पर पड़ा है, स्पर्श के, स्पर्श के आधार पे। तो स्पर्श तो हमें याद ही रहता है, तो स्पर्श के आधार पे स्पष्ट नाम पड़ा है, तो स्पर्श हमें याद ही रहता है, तो स्पर्श से हम स्पष्ट याद कर लेंगे। फिर स्पष्ट से हमें क्या है, ईसत स्पष्ट। स्पष्ट ये नहीं है, बस उसमें आगे क्या जोड़ देंगे, ईसत जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ईसत जोड़ देंगे। ईसत स्पष्ट में जब हम जान रहे हैं कि हमारा क से म जो है, क से म आ रहा है, स्पर्श वर्ण कौन कौन से, क से म, तो ये क्लियर हो गया, स्पष्ट रहेगा, यहाँ पे भी स्पष्ट है, बस हमें क्या याद रखना है, ईसत स्पष्ट। तो पहला हमारा हो गया स्पष्ट, दूसरा हो गया ईसत स्पष्ट, बस ईसत जोड़ देना और स्पष्ट लिख देंगे, यानी इसमें भी हमारा स्पष्ट है तो यानी ये भी व्यंजन वर्ण ही आएगा। तो व्यंजन वर्ण में यहाँ पे क्या जाएगा, य व र ल, ये हमारा अनपस्थ वर्ण आ गया। अब इसमें हमारा क्या ईसत नहीं है, ईसत है ना, ईसत का ईसत क्या याद रखना है, विकल्प। अब यहाँ पे स्पष्ट से स्पष्ट यहाँ लिखा गया, इसमें क्या जोड़ देना है, ईसत जोड़ देंगे, ईसत स्पष्ट हो गया। अब तीसरा में कैसे याद रखना है, ईसत का ईसत लिखना है, उसमें क्या जोड़ देना है, विवृत जोड़ देना है। तो जब हम विवृत जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें तीनों स और थ, ये वर्ण हमारा किसमें चला जाएगा, ईसत विवृत में। अब हमें चौथा कैसे याद रखना है, चौथे में हमें सिर्फ विवृत याद रखना है, विवृत याद रखना है। विवृत हम जब बाद में याद रखेंगे तो विवृत और समृद्ध ये दोनों हमारे जो है, विवृत का विवृत उतार लिए, इसमें क्या है, सभी स्वर है, कौन है, सभी स्वर वर्ण। अब पांचवा हमारा क्या है, विवृत की जगह हम क्या याद रखेंगे, समृद्ध, यानी ये जो डी है इसकी जगह क्या जोड़ देना, हमें सम जोड़ देना, और हमारा क्या हो जाएगा, समृद्ध। सम उच्चारण होता है लेकिन उसका उच्चारण क्या है, सन सन में आ जाता है, तो समृद्ध, समृद्ध, समृद्ध
हमारा स्पष्ट, ईसद स्पष्ट और ईसद विवरण। इसके अभियंतर प्रयत्न है व्यंजन वर्णों के। पूछा जाए कि स्पष्ट, ईसद स्पष्ट और ईसद विवरण किसका अभियंतर प्रयत्न है, तो व्यंजन वर्णों का है। किसका है, व्यंजन वर्णों का अभियंतर प्रयत्न है। अब बचता है हमारा विवृत और संवृत। अब ऐसे एक साथ करने से क्या ऊपर नीचे ढाल मेल नहीं होगा। ऐसे जब आप लोग याद करेंगे तो ये जो ईसा विवृत है बस इसको ऊपर ले जाइए, विवृत को नीचे ला दीजिए, तो विवृत संवृत एक साथ हो जाएंगे तो हमें ये सहूलियत मिलती है। ये दोनों हमें क्लियर कंफ्यूजन नहीं होता है ये दोनों में कौन सा स्वर का है कौन सा व्यंजन का है। और जब विवृत संवृत एक साथ याद रखते हैं तो हमारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है कि विवृत और संवृत जो है स्वर वर्णों का, किसका है, स्वर वर्णों का अभियंतर प्रयत्न। अभियंतर प्रयत्न क्लियर हो गया होगा। क्या फायदा है, बस ये ईसद विवृत और विवृत को ऊपर नीचे कर देने में बस एक फायदा है कि विवृत और संवृत एक साथ रहेंगे तो ये दोनों हमें हमेशा याद रहेगा कि ये दोनों जो है स्वर वर्णों का अभियंतर प्रयत्न है। आपका जो है दो अभियंतर प्रयत्न है, विवृत और संवृत। विवृत तो वैसे ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, लेकिन संवृत का प्रयोग की अवस्था के अनुसार उच्चारण हो, यानी कि उसकी जो उच्चारण किया जा रहा है छोटा अ का वहां उसका प्रयोग किस तरह से हो रहा है उस आधार पर संवृत आता है। तो विश्व अ का दो अभियंतर प्रयत्न है, विवृत और संवृत। लेकिन जो सभी वर्ण है विश्व अ को छोड़ के सबका जो अभियंतर प्रयत्न केवल क्या है, विवृत है। स्पष्ट, ईसद स्पष्ट और ईसद विवृत ये जो है हमारा तीनों जो है व्यंजन वर्णों का अभियंतर प्रयत्न है। और अभियंतर प्रयत्न से जितने भी रिलेटेड प्रश्न है मैं बता चुकी हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्पष्ट, स्पष्ट से सीधे समझ में आ रहा है कि स्पर्श वर्ण। ईसद स्पष्ट इसमें भी व्यंजन ही वर्ण है, लेकिन कौन से ईसद यानी थोड़े, यानी जो अर्ध हम बोलते हैं अर्ध स्वर, अर्ध स्वर किसको बोलते हैं, यह वर्ण अलग। ईसद मींस थोड़ा जो है स्पष्ट में आधा जो व्यंजन है आधा क्या स्वर है, तो यहाँ पे यह वर्ण अलग हो गया। ईसद विवृत यानी विवृत मतलब क्या कि जहाँ पे जो है ईसद थोड़ा सा विवृत भी खुला हुआ, जहाँ पे थोड़ा मुंह खोलना पड़े, तो यहाँ पे ऊष्म वर्ण आ गया। विवृत में सभी स्वर वर्ण हो गए और संवृत में विश्व अ। तो ये जो आपका आज अभियंतर प्रयत्न है, प्रयत्न क्या है, जो लोग वीडियो देख रहे थे वो लोग इसी वीडियो देख लेंगे तब इसको देखेंगे तब समझ में आएगा। और आप लोग वीडियो को देखिए, मुझे जैसा समय मिला वैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहती हूँ। और मैं इतनी जो मेहनत कर रही हूँ उसके लिए तो मैं आप लोगों से इतना जरूर कहूँगी कि सपोर्ट करिए और उन बच्चों तक मेरी वीडियो जरूर पहुँचाइएगा। कुछ नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, चाहे शेयर नहीं कर सकते, चाहे कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इतना जरूर करिएगा कि जिन बच्चों को मेरी जो वीडियो है जरूरत है, जो संस्कृत पढ़ते हैं, क्लास 6 के ऊपर के हैं, क्लास 12 तक हैं, टेट सीटेट भी पढ़ रहे हैं या केवीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो भी उन लोगों के लिए वीडियो उपयोगी है। उन लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। उन लोगों को बताइएगा भी किस चैनल पे जाइए, उसको समझिए, पढ़िए, क्योंकि मैं टॉपिक उन्हीं बेस के आधार पर पढ़ा रही हूँ कि कोई भी बच्चा देखे तो उसको ये ना लगे कि मेरे मतलब ये टॉपिक मेरे से संबंधित। इतना डिटेल में बता देंगे, पढ़ा देंगे कि यदि पूरी क्लास 6 का भी देख रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए, टेट सीटेट लेवल का है तो उसको भी समझ में आ जाए, टीजीटी लेवल भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान हमें जो है हर कहीं से मिलता है, लेकिन समझ जो है हमें कुछ लोगों का ही आता है। पढ़ने को हर कोई पढ़ाता है, हर कोई अच्छा पढ़ाता है, किसी में कोई कमी नहीं रहती, लेकिन क्या है समझाने का तरीका, किसी का समझाने का तरीका इतना बढ़िया होता है कि हम 1 सेकंड में समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे आ गई। अब कुछ लोगों को समझाने का तरीका वो अपनी तरफ से बढ़िया समझाते हैं, लेकिन बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया ये नहीं समझ पाते हैं। तो जो चीज टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे को समझ में आ जाए एक ही बार में, अब उसे 2-3 दिन तक याद भी है, तब वो समझिए आपके लिए वो टीचर बेस्ट है कि उसकी कई बार उसका समझाया हुआ आपके दिमाग में बैठने लगा, छपने लगा। इसका मतलब नहीं है कि उसके कितने फॉलोवर्स हैं, चाहे उसके कितने सब्सक्राइबर हैं, उससे मतलब नहीं है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जिस टीचर से हमें चीजें समझ में आ रही हैं उसके बाद भी हम उसी क्लास को जब हम देख ले रहे हैं, किसी को आपको परखना है तो उसकी 10 वीडियो, कम से कम 10 वीडियो देख लीजिए और ये याद रखिए कि कितने दिनों तक आपको याद रहेगी। यदि 2 घंटे में भूल जा रहे हैं, चाहे 4 घंटा में याद रहे, चाहे 24 घंटे तक याद रह रहा है, तब तो 24 घंटे से ऊपर यदि आपको याद है उस टीचर का बताएगा, तब तो समझिए कि वो टीचर आपके लिए अच्छा है। ये मत देखिएगा कि उसका चैनल ग्रो कर रहा है कि नहीं, वो लाखों में है कि नहीं, उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, इस सब चीजों पे बिल्कुल मत जाइएगा। यदि आपको ज्ञान को पाना है तो उस टीचर को ढूंढिए कि जो आपको समझाए और उसका समझाया वह आप लोगों को जो है 2-3 दिन तक तो कम से कम 1 दिन तो याद ही रहे। ये नहीं कि समझाया और दिमाग से निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे लिए आप लोग इतनी सपोर्ट जरूर करिएगा कि उन बच्चों तक मेरी वीडियो जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी जो वीडियो बना रही हूँ वो आप लोगों तक समझ में आ रही कि नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं अपना जो है तरीका बदलूंगी, उसको समझाने का पैटर्न बदलूंगी। हाँ मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पास चीजें अभी अवेलेबल नहीं है, जो भी है मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज्ञान को ही देखेंगे, ब्लैक बोर्ड जो है नहीं देखेंगे कि मतलब अभी इनका जो है स्मार्ट बोर्ड नहीं है, चाहे ये चीजें नहीं है, कैमरा बढ़िया नहीं है, चाहे क्वालिटी बढ़िया नहीं है, ये चीज नहीं देखेंगे। मुझे मालूम है वो ज्ञान को लेंगे और ज्ञान को समझेंगे भी। तो आप लोग जो है इस चीज को जरूर करिएगा। अभी मेरे पास चीजें अवेलेबल नहीं है, बहुत सी चीजें हैं करने को, लेकिन मेरा ये अभी छोटा थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जा रहा है। आप लोग आगे बढ़ते हैं तो मिलते हैं